हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज का स्टोरी सुनने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर मेरा कोई भी स्टोरी आप लोगों को पसंद आए तो उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी। तब तक के लिए बाय बाय। CH21 लड़की का चक्कर है। राणा मेंशन में आर्या के साथ कुछ देर बात करने के बाद शौर्य सबसे विदा लेकर निकल गया। उसके पास कोई गाड़ी नहीं थी, ना कार थी ना बाइक, तो वह पैदल ही बाहर निकला। कुछ दूर जाने के बाद उसने एक टैक्सी रोकी और अपने होटल की ओर जाने लगा। टैक्सी कुछ दूरी तक ही गई थी तभी कुछ काली गाड़ियों ने टैक्सी को घेर लिया और टैक्सी रुकवा दी। ड्राइवर जो बहुत डर गया था वो हड़बड़ी में सामने खड़े आदमियों को देखने लगा जो अभी उन गाड़ियों से निकले थे। तभी शौर्य उस ड्राइवर से बोला, चाचा आप अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से चले जाइए, ये लोग मेरे लिए आए हैं। इतना कहकर शौर्य ने कुछ पैसे निकाले और ड्राइवर को दे दिए। जब टैक्सी वहां से चली गई तो शौर्य ने बड़े आराम से अपनी गर्दन को चिटकाया, फिर अपनी उंगलियां चटकाई और उन लोगों को देखकर बोला, तुम कुछ बोलो या फिर मुझ पर सीधे हमला करो, मैं जानना चाहता हूँ उस महान आत्मा का नाम जिसने दिया है तुम्हें ये काम। अबे ये तो राइमिंग बन गया, शौर्य ने फर्ज हंसते हुए कहा। तभी उस ग्रुप का लीडर बोला, बच्चे चुपचाप हमारे साथ चलो वरना हम तुम्हें चलने के लायक नहीं छोड़ेंगे। और रही बात हमारे काम देने वाले का नाम जानने की तो हम तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझते। तभी शौर्य की मुस्कान और चौड़ी हो गई और वह बोला, अच्छा तो तुम मुझे नाम नहीं बता सकते तो फिर ठीक है। तभी शौर्य अपनी जगह से गायब हो गया और सबको पीछे से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। जब सबने पीछे मुड़कर देखा तो उनका एक साथी जो सबसे पीछे था अब जमीन पर गिरा हुआ था और उसके सीने में एक छेद हो चुका था। तभी एक और आवाज सुनाई दी तो उनका दूसरा साथी भी उसकी तरह मारा हुआ था। जब लीडर ने ये देख तो अपने आदमियों को बोला, सब चौकन्ना हो जाओ, वो लड़का बहुत तेज है, हमें उसे किसी भी हाल में पकड़ना है। तभी उस आदमी के बगल वाला आदमी नीचे गिर गया और फिर उठा नहीं। जब उनके 3 साथी मारे गए तब उन्हें हालात की गंभीरता समझ में आई। तभी लीडर बोला, रुक जाओ, हम तुम्हें यहाँ सिर्फ लेने आए थे, हमारा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। जब लीडर ने ये कहा तो शौर्य फिर उनके सामने दिखाई दिया। जिस तरह शौर्य उसी सामने आया वह लीडर सोचने लगा, ये किस शैतान से हमने पंगा लिया है, ये तो सीधा जान पे उतर आता है। भाई सिर्फ घायल कर देता तो भी ठीक था लेकिन ये सीधा ऊपर पहुंचा देता है। क्या इसे कानून का डर नहीं है? तभी शौर्य बोला, तो बोलो अब तुम्हें किसने भेजा है? तभी लीडर डरते हुए बोला, भाई हम तो किरण भंडारी ने भेजा था। उसने हम आपको उठाकर एक गोदाम में लाने के लिए कहा था। हमारा काम बस इतना ही था, इसके आगे हम नहीं जानते। आह, ये तो साला लड़की का चक्कर निकला, ठीक है चलो आज उसे मिल लेते हैं। इतना कहकर शौर्य उनकी गाड़ी में बैठ गया। जब से शौर्य ने साधना करना शुरू किया है उसका व्यक्तित्व पूरी तरह बदल गया है। उसका समाज में बर्ताव एकदम बेफिक्र और निडर बन गया था। जो पहले कोई भी काम करने से पहले बहुत सोचता था आज उसने वो छोड़ दिया है। इधर भंडारी कॉरपोरेशन के गोदाम में एक मध्यम उम्र का आदमी और एक हाथ टूटा हुआ लड़का जिसका हाथ प्लास्टर में लपेटा हुआ था इधर उधर फेरे लगा रहे थे, मानो वो किसी का इंतजार कर रहे थे। तभी गोदाम के बाहर गाड़ियों की रुकने की आवाज आई। उनके 4 आदमी उन गाड़ियों से नीचे और उनमें से एक ने जाकर एक गाड़ी का दरवाजा खुद अपने हाथ से खोला। तभी उस गाड़ी से शौर्य नीचे उतारा। तभी वह मध्यम उम्र का आदमी उसके आदमियों से बोला, बाकी 3 लोग कहाँ है? तभी एक आदमी ने पिछली गाड़ी की ओर इशारा किया, वो मध्यम उम्र का आदमी वहां तुरंत चला गया। उसने देखा कि गाड़ी में 3 लाशें रखी हुई थी। उसे देखकर उस आदमी के पैर कांपने लगे थे। तभी पीछे से उसे सुनाई दिया कि वह हाथ टूटा हुआ लड़का चिल्ला रहा था, साले आखिर तू आज मेरे हाथ में आ गया ना। 2 कौड़ी की तेरी औकात नहीं और तू मेरी आर्या से शादी करने चला था। आज मैं तेरे हाथ और पैर दोनों तोड़ दूंगा। मैं भी देखता हूँ कि अपाहिज से आर्या कैसे शादी करती है। आज मैं तुम्हें वो दर्द दूंगा जो तुमने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वह अपने आदमियों को देखते हुए बोला, इसके दोनों हाथ पैर तोड़ दो और बाहर फेंक दो। ऐसा बोलकर वह पीछे जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। तभी वह मध्यम उम्र का आदमी दौड़कर सामने आया और बोला, रुको, ऐसा कुछ मत करना, पहले मैं उससे बात करता हूँ। वह आदमी शौर्य के सामने आया और खुद की पहचान बताते हुए बोला,
मेरा नाम किशन भंडारी है। मैं किरण का पिता हूँ। मुझे पता नहीं तुमने मेरे बेटे का हाथ क्यों तोड़ा था, लेकिन क्या तुम मुझे कारण बता सकते हो? जब वह पूछ रहा था तब किशन के आवाज में डर साफ झलक रहा था। शौर्य ने एक नजर किशन को घूर के देखा और बोला, कुछ नहीं, सिर्फ लड़की का चक्कर है। तेरा बेटा आर्या के पीछे पड़ा था, लेकिन आज मेरी उसके साथ सगाई हुई, वो भी उस लड़की के परिवार वालों की मर्जी से। फिर भी तेरे लड़के को यह बात पसंद नहीं आए और वो उस लड़की को छोड़कर मुझे दोषी समझने लगा। मैं तो तेरे बेटे को जनता तक नहीं, फिर भी उसमें मुझसे उलझने की ज्यादा चूल मची थी तो उसे मैंने ठंडा कर दिया। इतना कहकर शौर्य सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गया। जब किशन ने ये सुना तो पहले वह बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन तुरंत उसे उन लाशों की याद आई और वह सहम गया। उसने तुरंत किरण के पास जाकर उसे कई सारे थप्पड़ रसीद कर दिए। बेवकूफ लड़के, तुझे इतनी सी भी अकल नहीं है कि तुझे किससे पंगा लेना चाहिए। उठ, उनके पैर पकड़ के माफी मांग अभी के अभी, वरना मैं तेरे पैर भी तोड़ दूंगा। इतना कहकर किशन ने उसे कॉलर से पकड़कर घसीटा और शौर्य के पैरों में फेंक दिया। बेटा, तुम तो समझदार हो, तुम इसे माफ कर दो और मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि इसके बाद वह कभी तुम्हारे रास्ते नहीं आएगा। किरण, जिसका वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके पिता के कहने पर उसने ना चाहते हुए शौर्य से माफी मांगी, पर वह मन ही मन में अपना बदला लेना की सोच रहा था। तभी शौर्य ने अपना हाथ हिलाया और उसे माफ कर दिया। उसके लिए ये तो कीड़े मकोड़े थे। वह वहां से बाहर चला गया। जब शौर्य बाहर चला गया, किशन ने एक गहरी सांस ली और अपने बेटे को खींचकर उस गाड़ी के पास ले गया और उन लाशों को दिखाने लगा। देख, इसे इन 3 लोगों की जान आज तेरी इस बेवकूफी के वजह से गई है। इसके सिर्फ तुम जिम्मेदार हो। अगर मैंने तुम्हें रोका नहीं होता तो तुम्हारी और मेरी लाश भी यह पड़ी होती। तभी उन आदमियों का लीडर पीछे से बोला, मालिक बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस लड़के ने कुछ सेकंड्स में हमारे 3 आदमियों को जान से मार दिया। अगर हम उसे यह नुकसान पहुंचाने के बारे में भी सोचते तो यह कुछ नहीं बचता। तभी किरण बोला, पापा, लेकिन मेरा बदला। बेवकूफ लड़के, अभी भी तुझे तेरे बदले की पड़ी है। जरा इन लाशों को देख, उसने इन्हें सिर्फ अपने हाथ से मारा है, किसी हथियार से नहीं। और उसने इन्हें मारते वक्त थोड़ा भी रहम नहीं दिखाया। अगर तू उसके हाथों मरना ही चाहता है तो तू पहले मेरे घर से निकल जा। गुस्से से तमतमाते हुए किशन ने किरण को डांट लगा दी और उसे लेकर वहां से चला गया। अब आगे शौर्य कहाँ जाने वाला है? क्या कोई और मुसीबत उसके पीछे आने वाली है? क्या सिया शौर्य को समझ पाएगी? CH22 पापा के साथ शॉपिंग। शौर्य, जो इस वक्त गोदाम से बाहर निकलकर बाहर आया था, उसने टैक्सी रोकी और सीधा शहर के सबसे आलीशान रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में चला गया। यहाँ उसके पिता ने एक विला खरीदा था जो सुबह ही उसके नाम पर किया गया था। वह सीधा गेट पर चला गया तो उसे उस गार्ड ने रोका। तभी शौर्य ने उस गार्ड को बताया कि उसका घर अंदर है और वह आज उसके घर पर आया हुआ है। लेकिन गार्ड बड़ा ही ढीठ था। उसने शौर्य के कपड़े देखे और उसे जज करने लगा। शौर्य ने एकदम सीधे साधे दिखाने वाले कैजुअल कपड़े पहने थे। उसे देखकर वह बिल्कुल अमीर लग नहीं रहा था। उस एरिया में रहने वाले लोग अरबपति थे। इधर शौर्य एकदम सीधा साधा लग रहा था। तो गार्ड को लगा ये कोई रात में यहाँ चोरी करने आया हुआ लड़का है, तो उसने शौर्य को सीधे धमकी देने शुरुआत कर दी। देख लड़के, अभी भी प्यार से कह रहे हैं, यहाँ से चला जा वरना तेरी ऐसी हालत करूंगा कि तुझे यहाँ से रेंगते हुए जाना पड़ेगा। शौर्य ने जब ये सुना तो उसकी त्योरियां चढ़ गई। क्या बोला अभी तूने? तू मुझे मारने की बात कर रहा है? गार्ड बोला, और नहीं तो क्या, तुझ जैसे लोफा हर दिन यहाँ आते हैं और हम उन्हें अच्छे से मरम्मत करके वापस भेज देते हैं। तभी वहां उस एरिया का सिक्योरिटी इंचार्ज जो राउंड पर था पहुंच गया। उसने ये देखा तो उसने शौर्य से पूछा, क्या आपका घर सच में यहाँ है? अगर है तो कौन सा है और किधर है? शौर्य ने तुरंत उसके विला का नंबर उस गार्ड को बताया। जब गार्ड ने विला का नंबर सुना तो वो हंसने लगा और बोला, अरे छोरे, तुझे बताना होता तो जरा किसी और विला का नंबर बता देता। तुझे पता है वह किसका विला है? वह विला होम सेक्रेटरी दुष्यंत अग्निहोत्री का है। तभी शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, आज सुबह तक वह विला उसका था, लेकिन अब नहीं। अगर यकीन ना आए तो तुम उसे फोन करके पूछ लो। गार्ड थोड़ा सकपका गया और उसने अपने एडमिन मैनेजर को फोन करके सारी बात बताई। एडमिन मैनेजर तुरंत वहां आया और बोला, लड़के, क्या तुम सच बोल रहे हो? अगर ये बात झूठ निकली तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम तो जानते हो होम सेक्रेटरी को इस वक्त फोन करके डिस्टर्ब करने का अंजाम क्या होता है। तभी शौर्य ने घमंड से कहा, तू फोन कर और मेरा वक्त जाया मत कर, उसके बाद अपने डायलॉग मार।
मैनेजर ने तुरंत दुष्यंत को कॉल लगा दी। कुछ देर बाद फोन दुष्यंत ने उठाया, तभी मैनेजर ने इधर से सारी बात बताई। उधर से दुष्यंत ने चिढ़कर कहा, हाँ वह मेरा बेटा है और आज सुबह ही मैंने वह विला उसे दिया है, वो वहां पर रह सकता है। जब मैनेजर ने ये कंफर्म किया तो उसका बर्ताव एकदम पलट गया और बोला, सॉरी सर, हम नहीं पता था कि आप दुष्यंत जी के बेटे शौर्य है, मुझे माफ करना। चलिए मैं अभी आपको वहां छोड़ आता हूँ। मैनेजर शौर्य को वहां से लेकर जाने लगा, तभी शौर्य पीछे मुड़ा और पहले गार्ड को देखकर बोला, अगली बार किसके कपड़े देखकर उसकी हैसियत तय मत करना, वरना तू कहीं का नहीं रहेगा। शौर्य कुछ देर बाद अपने विला पर पहुंचा। उसने अंदर जाकर हर चीज को ध्यान से देखा। पूरा विला वेल डेकोरेटेड एंड वेल फर्निश्ड था। जरूरत की हर चीज उसमें थी। शौर्य को दिल में थोड़ा दर्द हुआ, क्योंकि उसके पिता ने इतना पैसा होकर भी उसके कॉलेज के लिए उसने 25,000 देने से इनकार कर दिया था। इतना सोचते ही शौर्य के मन में एक और खुरापत आई और उसने कल का पूरा प्लान सोच लिया और बेड पर सो गया। दूसरे दिन सुबह शौर्य जल्दी उठा और उसने बाहर जाकर अपनी मॉर्निंग एक्सरसाइज की और तुरंत वापस आकर नहाकर तैयार हुआ आज की खुरापात करने के लिए। गेट से बाहर आकर उसने एक टैक्सी पकड़ी और सीधा अग्निहोत्री मैंशन पहुंचा। उसने तुरंत एक नौकर से कहकर दुष्यंत को बुलाया। दुष्यंत भी तुरंत वहां पर आया, लेकिन वह बहुत गुस्से में था। आप क्या लेना चाहते हो मुझसे? मेरी सारी प्रॉपर्टी तो तुम ले चुके हो। अरे तुम भूल गए क्या को तुम मेरे बाप हो? याद है मैंने अपनी कॉलेज की फीस भरने के लिए तुमसे 25,000 रुपए मांगे थे, लेकिन तुमने मुझे देने से मना किया था। जब मैंने तुम्हारा विला देखा तो मुझे एक बात पता चली कि तेरे पास बहुत पैसा है, तो आज मैं तुमसे पैसे मांगने आया हूँ। शौर्य ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुझे शर्म नहीं आती अपने पिता से पैसे मांगते हुए? अरे इसमें कौन सी शर्म, तू तो बाप है ना मेरा, तो से पैसे मैं पहले की तरह रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, मैं आदेश दे रहा हूँ, पैसे निकाल पैसे। जब मैंने तुमसे प्यार मांगा था तो तूने मुझे वो भी नहीं दिया, मैंने कुछ पैसे मांगे वो भी नहीं दिया, अब मैं तुझे वो सब छीन कर ले जाऊंगा। इतना कहकर शौर्य अपना हाथ हिलाया और दुष्यंत उड़कर उसके हाथ में आया। ये देखकर दुष्यंत के लगभग दिल का दौरा आ गया। ये कैसा जादू था जो वो उड़कर शौर्य के हाथ में अचानक पहुंच गया? दुष्यंत कुछ नहीं समझ पाया। शौर्य ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मुझे आज एक कार खरीदी है और कुछ अच्छे अमीरों वाले कपड़े खरीदने हैं और उसके लिए मुझे पैसा चाहिए। तो देगा ना मुझे पैसे? मुझे कल तुम्हारे वजह से एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड मेरे कपड़ों से जज कर रहा था। अब तू उसकी भरपाई करेगा। चल मेरे साथ। इतना कहकर शौर्य दुष्यंत को खींचते हुए बाहर ले गया। जब वह पार्किंग एरिया में आए तो शौर्य ने देखा उसकी पुरानी साइकिल जो वह इस्तेमाल करता था वही पड़ी थी। उसने अपनी साइकिल की ओर इशारा करते हुए कहा, देख दुष्यंत, जब बाकी सभी के बच्चे अपनी कार लेकर घूमते थे तो मैं उस खटारा साइकिल को चलाता था। क्या तू इतना भिखारी था कि तू मुझे एक बाइक तक नहीं दे सकता था? चल आज तेरी सारी जेब खाली करूंगा और अब तक का सारा खर्चा तुमसे वसूल करूंगा। इतना कहकर शौर्य ने दुष्यंत को उसी की गाड़ी में बिठाया जो कि लिमिटेड एडिशन ऑडी थी। कार में बैठने के बाद शौर्य बोला, देख तू कितनी लेविश जिंदगी जी रहा था और मैं एक गरीब की जिंदगी जी रहा था। इतना कहकर शौर्य ने उसे एक कार शोरूम पर चलने के लिए कहा। शोरूम पर जाते ही शौर्य ने 3 लिमिटेड एडिशन कारें खरीदी और सारा बिल दुष्यंत के नाम पर डाल दिया। आज पहली बार दुष्यंत को किसी ने उसके घुटनों पर लाया था, वो भी जबरदस्ती, लेकिन वह एक रेप्यूटेड इंसान था तो बाहर वह हंगामा नहीं कर सकता था और घर में वह शौर्य के सामने कुछ बोल नहीं सकता था। अब आगे शौर्य दुष्यंत से क्या करवाने वाला है? क्या दुष्यंत कभी समझ पाएगा शौर्य के दर्द को? कहाँ गई माया? सिस्टम अभी तक क्यों कुछ नहीं बोल रही? उसने नेटवर्क से जुड़ने के बाद क्या किया? CH-23 बदले तेवर। शौर्य ने आज अपने पिता से 3 लग्जरी कारें खरीदवाए और फिर वह शोरूम से बाहर आए। इन कारों की कुल कीमत 15 करोड़ से ज्यादा थी, मगर शौर्य ने कोई रहम नहीं दिखाया। चलो अब मुझे कपड़े खरीदने हैं, बचपन से लेकर आज तक तुमने मुझे एक रुमाल भी नहीं दिया, तो आज वह भी वसूल किया जाएगा, शौर्य ने दुष्यंत से कहा। फिर वह एक बड़े कपड़ों के शोरूम में चले गए। जाते ही शौर्य ने उसे जो भी कपड़े पसंद आते उन्हें सीधा पैक करवा देता। उसने लगभग सभी टॉप लिमिटेड एडिशन के कपड़े खरीद लिए। उसमें पार्टी वियर, ऑफिस वियर, फॉर्मल, कैजुअल, यहाँ तक कि कुछ अंडरगारमेंट्स भी उसने खरीदे। फिर वहां से वह एक जूतों के शोरूम में चले गए। उसने अपने साइज के हिसाब से सारे जूते खरीद लिए। उसके बाद वे एक लग्जरियस घड़ी के शोरूम में गए।
वहां भी शौर्य ने हर उस ब्रांडेड घड़ी को खरीदा। फिर वह थोड़ा शांत हुआ। शौर्य ने शोरूम को अपना विला का एड्रेस देकर सारा सामान डिलीवर करने कह दिया। जब दोनों बाहर आए तभी दुष्यंत का फोन बजा। दुष्यंत ने बिना देखे ही फोन उठाया। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, दुष्यंत अग्निहोत्री, तूने मेरे भाई के प्रोजेक्ट को मंजूरी ना देकर अच्छा नहीं किया। इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना होगा। आप कौन बोल रहे हैं और किसके प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हो? दुष्यंत ने थोड़ा हैरानी से कहा। मैं बोल रहा हूँ गुड्डू यादव, मेरे भाई सत्येंद्र का जो प्रोजेक्ट था तुमने रिजेक्ट किया है ना। देखिए, आपके भाई के प्रोजेक्ट में कई सारी कमियां थी तो वह रिजेक्ट तो होगा ही। और रही बात मुझे धमकाने की, तो जरा कोशिश करके देख लो, इसके बाद फिर तुम्हारा परिवार गुजरात से गायब करवा दूंगा। दुष्यंत ने भी त्वेष में आकर कहा और फोन रख दिया। शौर्य जो उसके बगल में खड़ा था उसने भी सारी बातें सुनी थी, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। फिर दोनों अग्निहोत्री मैंशन पहुंच गए। शौर्य जब वापस आया तो देखा दीनानाथ और रागिनी हॉल में ही बैठे हुए थे। शौर्य को देखते ही रागिनी बोली, ये कैसी हरकत है, कोई अपने बाप को घर से जबरदस्ती उठाकर ऐसे लेकर जाता है क्या? तभी शौर्य का पारा चढ़ गया और उसने अपनी माँ की तरफ नफरत से देखकर कहा, इसमें कौन सी गलत बात है? मैं तो तेरे पति को शॉपिंग के लिए लेकर गया था। मैंने सोचा बचपन से लेकर आज तक मैंने उससे सिर्फ रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उसने कभी मुझे स्वीकारा नहीं, लेकिन आज जबरदस्ती की तो अपने आप मेरे साथ चला आया। तो बताओ इसमें मैंने गलत क्या किया है? जब रागिनी ने ये सुना तो वो बोली, तो क्या तुम्हें लगता है ऐसा करने से तुम्हें हम अपनाएंगे? ये कोई तरीका होता है अपने काम करवाने का? तभी शौर्य बोला, अरे आपको अब एहसास हुआ कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपनाए, पर देर हो गई। अब मैं तुम दोनों से नफरत करता हूँ। मुझे अब आप लोगों की कोई जरूरत नहीं। वो तो बस मैं तुम्हारे पति को दिखाने ले गया था कि उसने मुझे क्या नहीं दिया और क्या देना चाहिए था। और हाँ, इससे पहले मैंने तुमसे प्यार से ही अपनाने कहा था, लेकिन क्या तुमने मुझे अपनाया? नहीं ना, तो अब क्यों इतना उछल रही हो? अब तुम मेरे पैरों में गिर कर भी मुझे अपनाने के लिए कहोगी तो भी मैं तुम्हें नहीं अपनाऊंगा। लेकिन मैं तुमसे वो हर बात मनवाऊंगा जो एक माता पिता को अपने बेटे के लिए करनी चाहिए। इतना कहकर शौर्य सामने वाले सोफे पर अपने पैर फैलाकर आराम से बैठ गया। कुछ देर बाद वहां उसके दोनों चाचा आए। जब उसके बड़े चाचा यानी अभी के पिता ने शौर्य को देखा तो वह आग बबूला हो गया और बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुझे हमने कब का यहाँ से निकाल दिया है? बाहर निकल अभी के अभी। तभी शौर्य उसके माँ की ओर देखने लगा, मानो वह उसे कह रहा हो कि तुम कुछ बोलोगी या नहीं। तभी रागिनी धीरे से बोली, भाई साहब, वह भी इस परिवार का सदस्य है, उसे आप ऐसा नहीं कह सकते। जब उसके बड़े चाचा ने रागिनी के मुंह से ये सुना तो वो शॉक हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। रागिनी, आपको पता है ना इसने क्या किया है मेरे बेटों के साथ, फिर भी आप उसकी साइड ले रही है। तभी रागिनी बोली, मुझे लगता है आपको भी ये पता है कि आपके बेटों ने क्या किया था उसके साथ, फिर भी आप अपने बेटों की साइड ले रहे हैं ना। तो मैंने उसकी साइड ली तो क्या गलत है? जब रागिनी की उसने बात सुनी तो वो एकदम से चुप हो गया। वह कुछ नहीं बोल सका। तभी उसके छोटे चाचा बोले, भाभी आप ये क्या कह रही है? अभी और शौर्य में फर्क है। इसे तो कोई भी स्वीकार नहीं करता यहाँ तक कि आपने भी उसे कभी नहीं अपनाया, तो आप आज ऐसा क्यों कह रही है? हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने उसे नहीं अपनाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरा बेटा नहीं है। अभी और शौर्य में फर्क था, लेकिन अब नहीं। अगर इसके बाद किसी ने भी उसे कुछ गलत कहा तो फिर मुझे उनकी औकात दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब सब ने ये सुना तो किसी को कुछ समझ नहीं आया। रागिनी का ये बदला मिजाज आज सबको हैरान कर रहा था। दीनानाथ ये सब देखकर थोड़ा खुश हुए थे। फिर वह बोले, जो शौर्य के ऊपर गलत इल्जाम लगाकर उसे बाहर निकालने का निर्णय लिया था, मैं उसे वापस लेता हूँ और आज से शौर्य को हर चीज में उसका अधिकार दिया जाएगा। जब उसके दोनों चाचा ने ये सुना तो वो हैरान रह गए। ये कैसी जबरदस्ती है? उसने आज अपनी सारी बात अपने माता पिता और दादाजी से मनवा ली, सिर्फ डर की वजह से। तभी शौर्य दुष्यंत को तरफ देखकर बोला, पिछले महीने मुझे मास्टर्स का एडमिशन लेने के लिए पैसे नहीं दिए थे तो मैं एडमिशन नहीं ले पाया। मुझे लगता है तुम्हारी उतनी तो औकात है कि तुम मेरा एडमिशन करवा दो। जब दुष्यंत ने ये सुना तो उसने अपना सिर झुका दिया। तभी दादाजी बोले, दुष्यंत, तुम सच में एक बाप कहलाने के लायक नहीं हो। तुमने अपने बेटे के एडमिशन के लिए पैसे भी नहीं दिए। इतनी करोड़ों की प्रॉपर्टी क्या तुम ऊपर अपने साथ ले जाने वाले थे? अभी के अभी कुलपति से फोन लगाकर शौर्य का एडमिशन करवाओ, वरना मैं खुद यूनिवर्सिटी चला जाऊंगा।
जब दुष्यंत ने ये सुना तो वो तुरंत अपना सिर हिलाकर शौर्य को लेकर वहां से चला गया। क्या शौर्य को मिलेगा लेट एडमिशन? क्या शौर्य के मन में कोई सॉफ्ट कॉर्नर अपने माता पिता के लिए बन रहा है? CH24 एडमिशन और दुष्यंत पर हमला। शौर्य और दुष्यंत कुछ ही समय में अपनी गाड़ी से कॉलेज पहुंच गए थे। आज कॉलेज में लेक्चर्स रेगुलर स्टार्ट होने वाले थे तो सारा कॉलेज कैंपस बच्चों से भरा पड़ा था। शौर्य ने एक बार पूरी कैंपस को ध्यान से देखा और अपना सिर नकारात्मकता से हिलाया, जिसे देखकर दुष्यंत बोला, शौर्य ये गुजरात के टॉप 3 कॉलेज में से एक कॉलेज है, सेंट जेवियर्स। यहाँ हमारे स्टेट के सबसे अमीर घर के बच्चे पढ़ने आते हैं। मैंने भी अपनी पढ़ाई इसी कॉलेज से की है। यहाँ के कुलपति से मेरी अच्छी पहचान है तो तुम्हारा एडमिशन आसानी से हो जाएगा। शौर्य ने जब ये सुना तो उसने नाराजगी से कहा, अगर आप पहले से ही मुझे अपना मानते और मुझे ये सारी सुविधा दे देते तो आज आपको यहाँ जबरदस्ती आने की जरूरत ना पड़ती। खैर छोड़ो, अब कुछ नहीं हो सकता। इतना कहकर शौर्य प्रिंसिपल केबिन की तरफ चलने लगा। दुष्यंत को भी अब थोड़ा बुरा लगने लगा था। उसका अपना बेटा आज उसे अपने पिता की तरह नहीं बल्कि एक नौकर की तरह देखता है। आज उसे खुद पर शर्म आ रही थी। जिसे वह आज तक कमजोर और नकारा समझ रहा था वह एक ऐसा इंसान था जो किसी को पलक झपकते ही गायब कर सकता था। उसने आज सुबह ही देखा था, शौर्य ने उसे बिना हाथ लगाए हवा में उठाकर अपने पास खींच लिया था। दुष्यंत के लिए बस इतना ही काफी था कि उसके मन में इतना गहरा डर बैठ गया कि वह जिंदगी भर शौर्य के सामने कभी सिर उठा नहीं पाएगा। शौर्य और दुष्यंत प्रिंसिपल केबिन में अंदर चले गए। जब प्रिंसिपल ने दुष्यंत को देखा तो उसने मुस्कुराकर दुष्यंत का स्वागत किया। फिर दुष्यंत ने शौर्य की पहचान प्रिंसिपल से करा दी। उसके बाद प्रिंसिपल ने शौर्य को तुरंत एडमिशन दे दिया और दूसरे दिन से कॉलेज अटेंड करने की इजाजत दे दी। शौर्य हिस्ट्री सब्जेक्ट में मास्टर्स करना चाहता था, तो हिस्ट्री के HOD से उसकी जान पहचान करा कर दे दी। उसके बाद शौर्य को बाकी सारी फैसिलिटीज के बारे में डिटेल में समझाया। इस कॉलेज के नियम अनुसार नए एडमिशन लिए स्टूडेंट्स को कॉलेज पहले 20 दिनों के लिए कंपलसरी NCC ट्रेनिंग के लिए जाना होता था। लेकिन आज ही NCC ट्रेनिंग खत्म हो चुकी थी तो शौर्य इसे पूरा नहीं कर पाया। शौर्य ने सारी बातें ध्यान से सुनी और उन्हें अपने दिमाग में नोट कर लिया। सारी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद शौर्य और दुष्यंत घर के लिए निकले। जब उनकी कार में हाईवे पर निकली तो शौर्य ने महसूस किया कि उन पर हमला होने वाला है। उसने तुरंत अपने पिता को गाड़ी की स्पीड कम करने के लिए कहा। दुष्यंत स्पीड कम करने ही वाला था कि तभी एक बुलेट सीधा ड्राइवर साइड के दरवाजे के कांच पर आकर लगी। लेकिन कार की कांच बुलेट प्रूफ थी तो उसने ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। दुष्यंत ने ये देखा तो वह पूरी तरह सदमे में आ गया। उसने बाहर देखा तो एक जैसी दिखाने वाली 3 काले रंग की होंडा सिटी गाड़ियां उसके अगल बगल थी और उसमें कई सारे गुंडे हाथ में बंदूक लिए गाड़ी रोकने के लिए कह रहे थे। दुष्यंत को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी शौर्य ने उसे गाड़ी रोकने के लिए कहा। ये सुनकर दुष्यंत मानो पागल हो गया हो और वो बोला, शौर्य तुम पागल हो गए हो क्या? उनके हाथ में बंदूकें हैं, वो भी असली वाली। क्या तुम मरना चाहते हो क्या? तभी शौर्य ने शांति से कहा, तुम सिर्फ गाड़ी रोको और अपनी आंखों से देखो कि कौन मरने वाला है। दुष्यंत ने फिर ना चाहते हुए गाड़ी रोकी। तभी शौर्य ने उसे अंदर रहने को कहा और खुद बाहर आ गया। तभी सामने वाली गाड़ियों में से कई सारे गुंडे निकले। उनकी संख्या लगभग 20 के आसपास थी और उन सभी के हाथों में मशीन गन, पिस्टल्स और रिवॉल्वर थी। तभी उनमें से एक आदमी ने कहा, ए लड़के, तू यहाँ क्या कर रहा है? दुष्यंत को बाहर बुला, तेरा इस बात से कोई संबंध नहीं तो तू चुपचाप यहाँ से निकल जा वरना तुझे भी उसके साथ ऊपर पहुंचा देंगे। जब शौर्य ने उनकी बात सुनी तो उसने पूछा, तुम लोग दुष्यंत को क्यों मारना चाहते हो? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुझे इससे क्या? तू यहाँ से निकल जा और दुष्यंत को बाहर बुला वरना तुझे गोलियों से छलनी करके रख देंगे। एक आदमी जो सबसे आगे खड़ा था शौर्य से बोला। शौर्य थोड़ा मुस्कुराया और बोला, वो क्या है ना, लोग कहते हैं कि दुष्यंत मेरा बाप है और मैं उसका बेटा हूँ। वैसे वो मरे या जिए इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस बात इतनी है कि मैं बहुत क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि उस दुष्यंत ने ऐसा भी क्या किया है कि तुम लोग उसे इतने सारे हथियार लेकर आए हो। तभी उनमें से एक आदमी बोला, अरे तुम तो वही हो ना जिसे दुष्यंत ने अपना बेटा होकर भी कभी अपना बेटा माना नहीं। मुझे तुम पर बहुत दया आती है बॉस। तुमने जो आज तक सहा उसे सुनकर मेरे दिल में भी बहुत दर्द हुआ था। कोई माँ बाप अपने ही बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, तुम्हारे बाप ने हमारे मालिक गुड्डू यादव को बहुत नाराज किया है।
और उसने उन्हें धमकी भी दे डाली कि वह पूरे यादव परिवार को गुजरात से गायब कर देगा। तो हमारे मालिक ने दुष्यंत को गायब करने का काम हमें सौंपा है। जब शौर्य ने यह सुना तो शौर्य ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और बोला, थैंक यू बॉस तुम्हारे हमदर्दी के लिए, लेकिन मैं दुष्यंत के लिए इतनी आसान मौत नहीं चाहता। तुम्हारे बॉस को जाकर बता दो कि उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। दुष्यंत का ठुकराया हुआ बेटा उसे हर दिन नर्क के दर्शन कराएगा। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जब दुष्यंत ने यह सुना वो मन ही मन शौर्य को गली देने से रोक नहीं सका। ये एक ऐसी औलाद है जो अपने बाप को तड़पते हुए देखना चाहती है। वैसे ये मेरे कर्मों के फल हैं, मैं उसे दोष नहीं दे सकता। क्या सच में शौर्य दुष्यंत के साथ ऐसा करने वाला है? क्या गुड्डू यादव के आदमी शौर्य की बात मानकर वापस चले जाएंगे या फिर होगा नरसंहार? CH-25 एक ऐसा रिश्ता है। एक सुनसान हाईवे पर एक कार को 5 होंडा सिटी गाड़ियां घेर कर खड़ी थी। गाड़ियों के बाहर एक 20 साल उम्र का लड़का लगभग 20 आदमियों से घिरा हुआ था। जो गाड़ी घिरी हुई थी वह एक लिमिटेड एडिशन हाई एंड ऑडी कार थी जो बुलेट प्रूफ थी। उस कार के अंदर एक अधेड़ उम्र का आदमी डर कर बैठा था। ये दुष्यंत था और बाहर निडर होकर खड़ा लड़का शौर्य था। जब शौर्य ने उन लोगों को जाने के लिए कहा तो लीडर पहले हैरान हुआ, फिर वो जोर से हंसने लगा और बोला, बच्चे तुझे क्या हमारे माथे पर चू लिखा हुआ दिख रहा है क्या? हम पागल नहीं है जो तेरी बात मानकर वापस चले जाए। अब चुपचाप यहाँ से निकल जा और दुष्यंत को हमारे हवाले कर दे। जो तेरे साथ दुष्यंत ने किया है इसीलिए तुझे जिंदा छोड़ रहे हैं, वरना उसका बेटा होने के लिए हम तुम्हें भी खत्म कर देंगे। जब शौर्य ने ये सुना तो उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट आ गई और वो बड़े आलस के साथ बोला, मैं अगर ठान लूं कि मैं यहाँ से न जाऊं तो मेरा बाप भी मुझे यहाँ से जाने के लिए कह नहीं सकता। रही बात तुम मुझे खत्म कर दोगे, इससे बड़ा जोक मैंने कभी नहीं सुना। बच्चे लगता है तुझे तेरे बाप से पहले ऊपर जाने की जल्दी है। बॉयज पहले इसे निपटा दो फिर उसके बाप को निपटाएंगे। इतना कहकर उस लीडर ने अपनी गन निकाली और शौर्य पर तान दी और वो ट्रिगर दबाने ही वाला था कि शौर्य वहां से गायब हुआ। जब वो वापस दिखाई दिया तो वो उस लीडर के सामने था और उसकी गन शौर्य के हाथ में थी। शौर्य ने बिना कुछ सोचे उस गन को सीधा उन लोगों पर तान दिया और धड़ाधड़ गोलियां चला दी। उस आदमी के आसपास खड़े उसके साथी कुछ समझ पाते उसके पहले ही शौर्य के गन से निकली गोली उन्हें आखिरी नींद सुला चुकी थी। शौर्य ने एक ही झटके में 15 लोगों को जान से मार दिया। जब उस आदमी को होश आया तो देखा उसके लगभग सभी साथी मारे जा चुके थे। तभी शौर्य ने अपने हाथ की खाली गन फेंक कर एक आदमी के सिर पर मार दी जो उसके सिर में गहराई तक घुस गई। अब सिर्फ 4 लोग बचे थे। उन्होंने तुरंत अपना होश संभालते हुए शौर्य पर निशाना साधा और गोली चला दी, लेकिन यह सारी गोलियां शौर्य पर उन्होंने चला दी तो देखा कि शौर्य के सामने सारी गोलियां हवा में तैर रही थी। तभी एक आदमी बोला, बाप रे, ये तो मैट्रिक्स वाला सीन है। शौर्य इस बात पर हल्का मुस्कुराया और फिर उसने अपना हाथ हिला दिया और सारी हवा में लटक रही गोलियों ने तुरंत उन 3 लोगों को छलनी कर दिया। अब सिर्फ उनका लीडर जो अब डर के मारे बुरी तरह से कांप रहा था वही जिंदा बचा था। गाड़ी के अंदर बैठा दुष्यंत जिसने ये भयानक दृश्य देखा था वो और भी सदमे में चला गया। उसका नकारा बेटा जो इतना ताकतवर है कि गोलियां भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये कैसी बदनसीबी है कि ऐसे ताकतवर बेटे को उसने जन्म से नकारा था। अब उसे अपने आप पर हंसी आ रही थी। शौर्य जिसने ये सब किया था वो अपने दोनों पॉकेट में हाथ डालकर खड़ा हुआ और लीडर को देखकर बोला, अब तुम जाकर उस गुड्डू यादव को मेरा मैसेज देना। दुष्यंत को उसे मारने की जरूरत नहीं है, उसका बेटा ही काफी है और फिर भी उसे ऐसा लगता है कि मैं दुष्यंत को मार नहीं पाऊंगा तो उसे मुझसे मिलने भेज देना, मैं उसका इंतजार करूंगा अग्निहोत्री मेंशन पर। इतना कहकर शौर्य ने उस लीडर के सिर पर हाथ रखा। उसने उसके सिर में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का अंश छोड़ दिया था। यह एक ट्रांसमीटर की तरह काम करती थी। इसके वजह से शौर्य उस आदमी की सारी बातें सुन सकता था। इसके बाद शौर्य ने आपके हाथ में एक काले रंग की लहराती हुई चीज प्रकट कर दी। यह नर्क की अग्नि थी। शौर्य ने उसे उन पड़ी लाशों की ओर उछाल दिया। जैसे ही वह आग उन बॉडीज को छुई तो सारी बॉडीज धीरे धीरे गायब हो गई, यहाँ तक कि वहां पर खून के निशान भी नहीं बचे। फिर शौर्य मुड़ा और दरवाजा खोलकर अपने पिता को पीछे बैठने के लिए बोलकर खुद ड्राइवर सीट पर बैठ गया। उसने कार स्टार्ट की और सीधा अग्निहोत्री मेंशन की ओर चला गया। उधर उसके पीछे बैठा दुष्यंत डर से कांप रहा था। आज उसने मौत का नंगा नाच अपनी आंखों से देखा था। उसका मामूली सा दिखने वाला बेटा पलक झपकते ही 19 आदमियों को मौत के घाट उतार चुका था।
इतनी बेरहम मौत तो भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। दुष्यंत ने कई गहरी सांसें ली और खुद को स्टेबल करने की कोशिश की। कुछ देर में दुष्यंत और शौर्य अग्निहोत्री मेंशन पर पहुंच गए। गाड़ी से उतरते ही शौर्य ने दरवाजा खोलकर दुष्यंत को नीचे उतारा और ठंडी आवाज में बोला, अगली बार किसी से पंगा लो तो सिर्फ धमकाओ नहीं, एक्शन भी लिया करो। हर कोई सिर्फ धमकी से डरने वाला नहीं होता। इतना कहकर शौर्य अंदर चला गया। उसके पीछे दुष्यंत भी मुंह लटकाकर अंदर आया। जब रागिनी ने उसका लटका हुआ मुंह देखा तो वो बोली, दुष्यंत क्या हुआ आपको, आपका चेहरा इतना उतरा क्यों है? क्या शौर्य ने आपके साथ कुछ किया तो नहीं? तभी दुष्यंत भरी आंखों से रागिनी को देखते हुए बोला, आज शौर्य ने मेरी जान बचाई, आज उसकी वजह से मैं जिंदा हूं, मुझ पर आज हमला हुआ था। इसके बाद दुष्यंत ने सारा घटनाक्रम रागिनी को सुना दिया। जब रागिनी ने पूरी बात सुनी उसकी आंखों में बेबसी और खुद के लिए नफरत साफ झलक रही थी। इधर शौर्य को अग्निहोत्रियों ने एक स्पेशल कमरा दिया था। शौर्य को एक राजकुमार की तरह ट्रीट किया जा रहा था। नौकरों में भी उसकी बहुत दहशत थी। उसने उनमें से एक रिया को कुछ ही पल में ऊपर पहुंचा दिया था। सभी नौकर चाकर शौर्य से दूरी बनाकर रहते थे। शौर्य आराम से अपने सोफे पर बैठा था, तभी उसे सिस्टम की आवाज सुनाई दी। क्या बताना चाहती थी सिस्टम? इतने दिनों तक सिस्टम क्या कर रही थी? और वह तलवार की आत्मा शौर्य के पास कितने दिनों तक रहने वाली है? CH-26 सिस्टम ऑनलाइन। शौर्य ऑफ कमरे में बैठकर आराम फरमा रहा था और कल कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसे सिस्टम की आवाज सुनाई दी। शौर्य थोड़ा चौंक गया। अरे हो शौर्य बबुआ, हमको मिस तो नहीं किए? यूं कहे ना, पिछले 2 दिनों से हम इंटरनेट पर भटक रहे थे। इस इंटरनेट पर हमको बहुत सारी जानकारी मिली। हमका तो बिल्कुल नहीं हो रहा है कि आज के समय में इन इंसानों ने इतनी तरक्की की है कि वे इतनी सारी जानकारी नेटवर्क पर स्टोर करके रखते हैं। होस्ट, यू नो नाउ आई कैन स्पीक ऑलमोस्ट ऑल लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। और तुम्हें पता है, मैंने अभी जो दुनिया का आकार है उसे देखा, मैंने बहुत कुछ नया सीखा, लेकिन मुझे एक बात का बुरा लगा। इन लोगों ने प्राचीन भारत के इतिहास को महज एक कहानी मानकर छोड़ दिया है। मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा है। तभी शौर्य, जिसने सिस्टम की बात सुनी, वह पहले तो बहुत खुश हुआ, फिर उसकी बकबक से उसका सिर दर्द करने लगा और बोला, सिस्टम क्या तुम अपनी बकवास बंद करोगी? जो भी बोलना है सीधा मुद्दे की बात बोलो। तभी तलवार की आत्मा, जो अभी तक शांत थी, अचानक बोल पड़ी, या मास्टर आपने सही कहा, देखो नादी कितनी बकबक करती है, मैं उसकी तरह बिल्कुल नहीं हूँ। मास्टर आप बताइए, इतने दिनों में मैंने आपको एक बार भी डिस्टर्ब नहीं किया। जब शौर्य ने यह सुना तो वह बोला, तुम जो मेरे शरीर में मुफ्त में रह रही हो, पहले यह बताओ तुम्हारा असली नाम क्या है? अगर कोई नाम नहीं तो तुम्हें जो पसंद आए वह नाम बताओ, ताकि हम तुम्हारा नामकरण कर सके। और मुझे बार बार मास्टर कहना बंद करो, क्योंकि मैंने अभी तक तुम्हें स्वीकार नहीं किया और तुमने भी मुझे ऑफिशियली अपना मास्टर नहीं बताया। जब तलवार की आत्मा ने शौर्य की बात सुनी तो वह चुप हो गई, फिर कुछ सोच समझकर बोली, वैसे तो मुझे संस्करण 107 कहा जाता है, लेकिन यह नाम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अगर आप चाहे तो मुझे कोई अच्छा नाम दे सकते हैं, जैसे कि भवानी, तलवार, चंद्रहास, मुरामासा, ऐसा ही कोई ताकतवर नाम मुझे दे दीजिए। जब शौर्य ने यह सुना तो वह पहले चौंक गया, फिर बोला, क्या तुम भी इतने दिनों से नेटवर्क से जुड़ी थी? तुम्हें कैसे पता चला इन नामों के बारे में? तभी हड़बड़ाकर तलवार की आत्मा बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस दी की मेमोरी पढ़ रही थी। मैं नेटवर्क से जुड़ नहीं सकती। अच्छा तो ठीक है, तुम पहले मुझे अपना मास्टर बनाओ तो मैं तुम्हें एक अच्छा नाम दूंगा, शौर्य ने उसे कहा। तभी तलवार की आत्मा बोली, मास्टर मैं आपको अपना मालिक बना सकती हूँ, लेकिन उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। आप पूरी तरह खून के प्यासे बन सकते हैं और मारकाट करना शुरू कर सकते हो। कभी कभी आपकी ब्लड लस्ट इतनी बढ़ जाएगी कि आप अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाओगे। तभी सिस्टम बोली, होस्ट को इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। भैरव साधना करने वाले पहले ही ब्लड लस्ट पर काबू पा चुके होते हैं। और रही बात मार काट करने की, तो होस्ट तो नॉर्मली भी लोगों को मारे बिना छोड़ते नहीं। जब तलवार को आत्मा ने सुना तो वह तुरंत शौर्य के शरीर से बाहर आई। शौर्य के सामने एक काले रंग की तलवार हवा में तैरने लगी। तभी शौर्य ने हमेशा की तरह अपनी उंगली पर कट लगाया और कुछ खून की बूंदें तलवार पर डाल दी। बूंद गिरते ही तलवार का रंग धीरे धीरे काले से लाल होने लगा। अंत में पूरी तलवार खून की तरह लाल बन गई। फिर शौर्य ने उसे अपने हाथ में पकड़ा तो उसे उस तलवार के साथ एक कनेक्शन महसूस हुआ।
शौर्य ने उसे हाथ में पकड़ते ही उसे एक नाम सुझा। वह बोला, रक्त सम्राज्ञी यानी ब्लड एम्प्रेस, आज से तुम्हारा नाम रक्त सम्राज्ञी होगा। जब शौर्य ने ये कहा, अचानक तलवार की आत्मा तलवार से बाहर आए और एक लाल रोशनी के साथ इस आत्मा का आकार बढ़ने लगा। पहले जो एक छोटी लड़की की तरह दिख रही थी, अब वह एक 20 साल की जवान और बेहद खूबसूरत लड़की बन चुकी थी। उसके आंखों में एक अजीब ही जादू था। उसका पूरा शरीर एकदम मदमस्त करने वाला और अट्रैक्टिव था। शौर्य ने जब उसे देखा तो वो देखता ही रह गया। उसने एक लाल रंग का ड्रेस पहना हुआ था जो कि सेमी ट्रांसपेरेंट था। वो काफी मादक लग रही थी। तभी शौर्य को अपने तलवार की आवाज सुनाई दी जो बेहद अट्रैक्टिव थी। स्वामी, मैं आपको कैसी लग रही हूँ? शौर्य के मुंह से अपने आप निकला, बेहद खूबसूरत। तभी सिस्टम की आवाज आई, होस्ट उसकी आंखों में देखना बंद करो वरना तुम अपना दिमागी संतुलन खो दोगे। ये याद रखो कि वह एक बस आत्मा है। जब शौर्य ने ये सुना तो वह तुरंत होश में आया और बोला, मेरी तलवार तो सिर्फ अपनी नजरों से ही किसी को भी काट सकती है। वहां मजा आ गया। अब तुम अपने छोटे रूप में आओ वरना मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा। तभी वह खूबसूरत लड़की एक छोटी क्यूट लड़की में तब्दील हो गई। तभी शौर्य ने कुछ सोचकर सिस्टम से पूछा, सिस्टम, क्या तुम इंटरनेट की जानकारी दिमाग में सीधा कॉपी पेस्ट कर सकती हो? सिस्टम बोली, यस बॉस, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, यकीन मानो। ठीक है, फिर मेरे दिमाग में सारी पिछले साल से लेकर आज तक की सारी छोटी मोटी न्यूज अपडेट्स और बाकी की रिलेटेड जानकर कॉपी कर दो। और हाँ, हिस्ट्री मास्टर्स का पूरा सिलेबस और नोट्स भी कॉपी कर दो। शौर्य ने सिस्टम को ऑर्डर दी। शौर्य फिर सोफे पर बैठे बैठे अपना मोबाइल निकाला तो देखा कि उस पर एक नए नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आया था। जब उसने उसे चेक किया तो देखा वह आर्या का मैसेज था। मैसेज में लिखा था कि आज रात को वह एक ऑक्शन में जा रही है जहां बहुत सारी चीजों की नीलामी होने वाली है। तभी शौर्य ने सोचा क्यों न कुछ पैसे बनाए जाए। इतना सोचकर उसने आर्या को अग्निहोत्री मेंशन आकर उसे पिक करने बोला। उसकी अपनी कार कल डिलीवर होने वाली थी और आज वह अपने घर की किसी और कार को लेकर जाना नहीं चाहता था। क्या शौर्य ऑक्शन हाउस जाकर किसी नई मुसीबत में तो नहीं फंसने वाला? कैसा रहेगा शौर्य का अगला कदम? क्या वह अपनी कंपनी चालू कर पाएगा? CH27 सिया से मुलाकात। शौर्य अपने सोफे पर बैठकर मोबाइल में गेम्स खेल रहा था, तभी दरवाजे पर नॉक हुआ तो उसने तुरंत दरवाजा खोल दिया तो देखा सामने सिया खड़ी थी। सिया ने शौर्य को देखकर घबराते हुए पूछा, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? शौर्य ने उसे देखकर हाँ में गर्दन हिलाए और उसे अंदर आने का इशारा किया। सिया अंदर आई और सोफे पर बैठ गई। फिर उसने झिझकते हुए पूछा, क्या आप आर्या से सच में शादी करने वाले हैं? जब शौर्य ने ये सुना तो उसके ओंठों के कोने थोड़े कांपने लगे। उसे पता नहीं क्यों थोड़ा गुस्सा आ रहा था तो वह बोला, क्या तुम ये पूछने के लिए आए हो? तभी सिया बोली, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस आपसे ऐसे ही पूछ रही थी, मैं तो यहाँ आपसे किसी और बात पर बात करने आई थी। अच्छा, ठीक है, वैसे तो हमारी कल सगाई हो चुकी है और 1 साल बाद शादी हो जाएगी। ऐसा कहते हुए शौर्य ने अपने हाथ में पहनी हुई रिंग सिया को दिखाई। इस वक्त वह एक सच्ची स्माइल दिखा रहा था। आज पहली बार वह अपने बहन के साथ अपनी कोई बात शेयर कर रहा था। सिया ने भी देखा कि उसका भाई कितना मासूम है और उसकी स्माइल बिल्कुल ओरिजिनल है। वह सोचने के लगी कि पिछले 20 सालों में उसके भाई के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। वह खुद को भी इस बात पर दोषी समझने लगी थी। वह अपने जगह से उठी और अपना सिर झुकाकर अचानक बोली, भैया मुझे माफ कर देना। मैं कभी आपको समझ नहीं पाए और मैंने आपके साथ बुरा बर्ताव किया था। मुझे माफ कीजिए। जब वह ये बात बोल रही थी तो उसके आंखों में आंसू थे जो नीचे फर्श पर टपक रहे थे। शौर्य ने भी उसके दिल का दर्द महसूस किया और बोला, पगली भाई हूँ तुम्हारा, इसमें माफी मांगने वाली कौन सी बात हुई? मैंने सभी से रिश्ते तोड़े हैं लेकिन अपनी बहनों से नहीं। प्रिया और जिया से भी मैंने रिश्ते नहीं तोड़े। बस ये याद रखो कि तुम्हारा ऐसा भाई भी है जो तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है। जब सिया ने ये सुन तो वो उछल के शौर्य के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी सारी गलतियां माफ हो चुकी थी, उसे अपना भाई मिल गया था। उसके सारे गीले सिकवे उन आंसुओं के साथ मिट गए थे। शौर्य की आंखें भी नाम हो गई थी। वह भी मन ही मन में खुश हुआ था। आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसे कोई तो है जो उसके लिए रोएगा। उसे एक भावनिक आधार मिल चुका था। तभी सिया बोली, भैया मैंने सुना है आपका भी एडमिशन संत जेवियर्स में हुआ है। क्या ये सच है? शौर्य ने तुरंत कहा, हाँ ये सच है।
आज सुबह ही मेरा एडमिशन वहां पर हुआ है। लेकिन तुम मुझे ऐसा क्यों पूछ रही हो? ये तो बड़ी खुशी की बात है, फिर हम दोनों साथ में कॉलेज जाएंगे, मैं भी तो वहां अपनी बीटेक कर रही हूँ। अब मुझे आपके होते हुए कोई तंग नहीं करेगा। तभी अचानक शौर्य को ऐसा महसूस हुआ कि उसके बहन को कोई तंग कर रहा है और इसीलिए उसकी भावना एकदम से उसे महसूस हुई। तो उसने एकदम सर्द आवाज में कहा, सिया क्या कोई तुम्हें कॉलेज में तंग करता है? क्या उनकी इतनी हिम्मत कि मेरे बहन को तंग करे? जब सिया ने ये सुना तो पहले वह घबरा गई, लेकिन जब उसे शौर्य का अभी बदला हुआ अंदाज याद आया तो वह बोली, भैया वो एक लड़की है जो मेरी कंपटीटर है, वो हमेशा मुझसे खुद को कंपेयर करते रहती है। लेकिन कुछ महीनों पहले उसने एक अमीर घर के लड़के को फंसा लिया है और अब उसके साथ मिलकर वह मुझे हमेशा तंग करते रहती है। लास्ट टाइम तो उसने हद कर दी, अपने बॉयफ्रेंड को कहकर उसने मेरा प्यार कॉलेज के सामने मजाक उड़ाया। तभी शौर्य, जिसका गुस्सा पूरी उड़ान पे था, खुद को एकदम कंट्रोल करते हुए बोला, डोंट वरी, बस मुझे उसका नाम बता दो। जब सिया को लगा कि उसके भाई को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया तो उसने ऐसे ही कह दिया, उस लड़की का नाम अनिका शर्मा है और उस लड़के का नाम निखिल मंडोरा है। जब शौर्य ने ये सुना तो तुरंत उसका गुस्सा उसके चेहरे पर उभर आया, अब बस वह फटने ही वाला था, उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी उसके सामने उसके सिस्टम ने स्क्रीन प्रेजेंट की जो सिर्फ उसे ही दिख सकती थी। उसे स्क्रीन पर अनिका और निखिल की पूरी कुंडली दिखने लगी। शौर्य ने उसे ध्यान से पढ़ा और फिर एक शैतानी मुस्कान के साथ बोला, बहना तुम अब कोई चिंता मत करो, कल वो दोनों अपने घुटनों पर बैठकर तुम्हारी माफी मांगेंगे। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। सिया, जिसने देखा कि शौर्य बहुत गुस्से में है और वह एकदम लाल हो चुका था, रूम का तापमान गिरने लगा था। सिया को एकदम घुटन सी महसूस होने लगी थी। उसने धीरे से पूछा, भाई आप गुस्सा हो क्या? जब शौर्य ने सिया की आवाज सुनी तो वह तुरंत होश में आ गया और बोला, नहीं सिया, मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं हूँ। चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने इधर उधर की बातें की। सिया ने उसे कॉलेज के बारे में बताया और कई नई चीजें जो कॉलेज में करने मिलेगी सब बताया। शौर्य आज बहुत खुश था। उसके साथ आज पहली बार कोई अपना इतना खुलकर बात कर रहा था। कब रात हुई उन्हें पता ही नहीं चला और अग्निहोत्री मैंशन के सामने एक कार आकर रुकी और उसमें से आर्या बाहर आई। आज वह एक लाइट येलो शेड की ड्रेस पहनकर आई थी। यह ड्रेस इंडियन और वेस्टर्न स्टाइल एक अनोखा कॉम्बिनेशन थी। इस ड्रेस में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने एक लाइट मेकअप किया था। उसके हाथ में उसकी ब्लड जेड रिंग और उसके गले में उसका नेकलेस उसे और अधिक खूबसूरत बना रहा था। जब वह जल रही थी तो उसके पायल एक मधुर ध्वनि प्रकट कर रही थी। जब सभी ने आर्या को देखा तो वह थोड़ा हैरान हो गए। दीनानाथ जो सोफे पर बैठे थे उन्होंने पूछा, क्या बात है आर्या बेटा, तुम इस वक्त यहाँ कैसे? आर्या ने दीनानाथ को प्रणाम किया और शरारत भरी मुस्कान के साथ बोली, मैं अपने होने वाले पति को लेने आई हूँ। अब क्या होगा आगे? क्या आर्या के जवाब की वजह से कोई और मतलब तो नहीं निकलेगा? क्या होगा ऑक्शन हॉल में? CH28 दी सील ऑफ दक्ष। अग्निहोत्री मैंशन में आर्या शौर्य को लेने पहुंच चुकी थी। उसके सामने दीनानाथ बैठे थे और आर्या ने उन्हें बताया कि बहू उसके होने वाले पति को लेने आई है। जब दादाजी ने ये बात सुनी तो वह थोड़ा हैरान हुए और बोले, हाँ हाँ हाँ, तुम हमें बातों में फंसाने में उस्ताद हो, लेकिन इस घर में 3 लड़के हैं, तुम किसे अपना पति बनाना चाहती हो? तभी आर्या बोली, चलो आपको अब ये मालूम है कि यहाँ 3 लड़के हैं, मुझे लगा आप बोलेंगे कि यहाँ सिर्फ 2 लड़के हैं। खैर छोड़िए, मैं यहाँ शौर्य को लेने आई हूँ। परसों ही मेरी सगाई हुई है उसके साथ। आर्या अपने हाथ में पहनी रिंग दिखा रही थी। आर्या की बातों में दीनानाथ को उसने ताना मारा था और साथ में अपनी सगाई की बात भी बताई थी। तभी शौर्य अपने कमरे से निकलकर हॉल में आ चुका था। जब शौर्य ने आर्या को देखा तो उसके दिल में भी घंटियां बजने लगी थी। उसका मन बोल रहा था, जब से मैं वापस आया हूँ मेरे हर तरफ खूबसूरत लड़कियां घूम रही है, साला लाइफ हो तो ऐसी। तभी सिस्टम में उसे टॉन्ट मारा, आहा होस्ट, ज्यादा सपने मत देखो, खूबसूरत लड़कियां हमेशा मुसीबत भी लेकर आती है। वो क्या कहते हैं, फैमे फ्याटल। जब सिस्टम की बात सुनी तो उसके कदम डगमगा गए और उसने एक लाचारी भरी मुस्कान दी। जब शौर्य आर्या के पास आया तो बोला, मैंने तुम्हें इंतजार तो नहीं करवाया। सॉरी फॉर दैट। आर्या ने उसके हाथ में अपना हाथ डाला और बोली, इट्स ओके, चलो अभी जल्दी से, हम देर हो रही है। ठीक है चलो फिर, वरना ऑक्शन शुरू हो जाएगा और हम कुछ चीजें मिस कर जाएंगे। इतना कहकर शौर्य उसके साथ उसकी कार में बैठकर निकल गया।
दादाजी जो सगाई की बात सुनकर सदमे में थे वह बेबसी से मुस्कुराए और बोले, गीता क्या तुमने देखा, शौर्य की सगाई हुई है, वो भी तुम्हारे पसंद की लड़की के साथ। इस पूरे परिवार ने तुम्हें नाराज किया है लेकिन उस लड़के ने इस परिवार को अपनी औकात दिखा दी है। इधर शौर्य और आर्या कुछ मिनटों में ऑक्शन हाउस पहुंच गए थे। आज का ऑक्शन शहर के सबसे बड़े हेवन हॉल में रखा था। इस ऑक्शन में सिर्फ गिने चुने अमीरों को स्पेशल इनविटेशन देके बुलाया था। राणा फैमिली भी इसमें शामिल थी और अग्निहोत्री परिवार को इसका इनविटेशन मिला था, लेकिन शौर्य के छोटे चाचा इसमें नहीं आ पाए थे क्योंकि उनके हिसाब से एंटीक का ऑक्शन एक पैसों की बर्बादी थी। ऑक्शन गेट पर गार्ड ने सभी के इनविटेशन चेक करके उन्हें अंदर छोड़ा था। आर्या और शौर्य भी अंदर वीआईपी सेक्शन में पहुंच गए थे। तभी एक बला की खूबसूरत औरत उनके पास आई। उस औरत ने एक नीले रंग का रिवीलिंग गाउन पहना था। उस ड्रेस में एक स्लिट लगी हुई थी जो उसके कमर से लेकर उसके पैरों तक जा रही थी। उसके गले के नीचे का हिस्सा लगभग खुला था। उस औरत की पीठ पूरी तरह खुली थी। वह ड्रेस उसके शरीर के साथ एकदम चिपकी हुई थी। उसकी चाल एकदम मादक थी और वह बड़े बड़ों के दिल को हिलाकर रख रही थी। शौर्य ने इस औरत को देखा तो वह बड़बड़ाया, क्या हमारे देश में इतनी गरीबी आई है कि लोग ऐसे कपड़े पहनकर अपनी गरीबी दिखाते हैं। शौर्य की बात आर्या ने सुनी और उसने उसके हाथ को जोर का झटका दिया और बोली, चुप रहो, ये इस ऑक्शन की ऑर्गेनाइजर है। इसके कनेक्शन बहुत ऊपर तक है। तभी उस औरत ने हाथ बढ़ाकर आर्या को ग्रीट किया और बोली, वेलकम मिस राणा, आपका हमारे इस छोटे से ऑक्शन में स्वागत है। ओह थैंक यू मिस शनाया, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तभी आर्या शौर्य का परिचय करते हुए बोली, ये मेरे मंगेतर हैं, शौर्य, जो आज ये ऑक्शन देखने आए हैं। शनाया ने शौर्य को जज करते हुए ऊपर से नीचे तक देखा और हाथ आगे करके बोली, हेलो मिस्टर शौर्य, आपका स्वागत है इस ऑक्शन हाउस में। शौर्य ने तुरंत अपने हाथ जोड़े और उसे नमस्कार करते हुए बोला, जी धन्यवाद श्रीमती शनाया, ये तो हमारे भाग्य है जो हमारी आपसे भेंट हुई। शौर्य की हरकत देखकर शनाया और आर्या चौंक गई, लेकिन शनाया ने खुद को संभाला और तुरंत अपने हाथ जोड़ लिए और शौर्य को नमस्कार किया। तभी शौर्य आगे बोला, श्रीमती शनाया, अगर मैं आपको एक एंटीक दूं तो क्या आप उसे ऑक्शन में ऐड कर सकती है? मुझे लगता है कि मेरी चीज आपके ऑक्शन में 4 चांद लगा देगी। शनाया, जो पहले से ही उसे श्रीमती बोलने पर नाराज थी, वह थोड़ा चिढ़कर बोली, ओह अच्छा, ऐसी क्या चीज है आपके पास, अगर वह कोई खास वास्तु होगी तो मैं उसे ऑक्शन में जरूर रखूंगी। तभी शौर्य ने अपने पॉकेट में हाथ डाला और एक चीज बाहर निकाली। उसके हाथ में एक लाल रंग की प्राचीन सील थी। उस सील पर कुछ मंत्र उकेरे गए थे। कोई अर्धमगधी का जानकर हो तो वह तुरंत पहचान जाएगा कि यह मंत्र अथर्ववेद के है। शनाया ने उसे अपने हाथ में लेकर ध्यान से देखा और बोली, ये एक ब्लड जेड है। इतने बड़े के जेड की कीमत 50 करोड़ से भी ज्यादा है। क्या आप इसे सच में नीलाम करवाना चाहते हैं? शौर्य ने हाँ में अपना सिर हिलाया और बोला, ये सिर्फ एक ब्लड जेड नहीं है, इसके ऊपर अथर्ववेद के मंत्र उकेरे गए हैं और यह हजारों साल पुराना है। इसे धारण करने वाले के शरीर में खून हमेशा पतला रहता है और उस इंसान को कभी भी हाई ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियां नहीं हो सकती। जब शनाया ने ये सुना तो उसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए उसने तुरंत अपने एक्सपर्ट को कॉल किया। कुछ देर बाद वहां एक अधेड़ उम्र का आदमी आया। जब शौर्य ने उसे देखा तो शौर्य चौंक कर बोला, अरे सर, आप यहाँ कैसे? उस आदमी ने शौर्य को देखा तो बोला, शौर्य, तुम भी यह ऑक्शन के लिए आए हो? मैं यहाँ पर एंटीक को जांचने का काम करता हूँ, तो क्या ये जेट तुमने लाया है? ओ तो ये बात है, जी सर, मैंने ही इस जेट को लाया है, शौर्य ने विनम्रता से कहा। ये शौर्य के कॉलेज के हिस्ट्री डिपार्टमेंट के एचओडी प्रोफेसर वर्मा थे। वर्मा सर ने उस जड़े सील को ध्यान से देखा और उन मंत्रों को ध्यान से पढ़ा और बोले, ये नामुमकिन है, यही तो वह चीज है जिसे राजा दक्ष इस्तेमाल करते थे। कहा जाता है कि एक युद्ध के दौरान राजा दक्ष घायल हुआ था तो उसने इस सील को अपने जख्मों पर लगाकर इन मंत्रों को पढ़ा था और उसके सारे घाव भर गए थे। भले ही हमारे पास वह मंत्र थे और उस सील का चित्र और वर्णन था, लेकिन आज तक किसी ने उसे देखा नहीं था, तो इतिहासकारों ने इसे एक मिथ्या समझा था। लेकिन आज मैंने इसे देखा है तो वह बात जरूर सच होगी। तभी शौर्य बोला, सर क्यों ना हम इसे जांच ले, वैसे भी मैंने इस मंत्र को 108 बार पढ़ा है और मैं इसे सिद्ध कर चुका हूँ। इतना कहकर शौर्य ने अपनी पॉकेट से छोटा सा चाकू निकाला और अपने हाथ के तलहटी में एक कट लगा दिया। फिर शौर्य ने उस सील को अपने जख्म पर रखकर वह मंत्र दोहराया। कुछ ही देर में उसका घाव भर गया, मानो वह कोई घाव बना ही नहीं था।
ये सारी बातें देखकर क्या शनाया उस सील को नीलाम करेगी? क्या शौर्य इसे बेच पाएगा? या फिर कोई और ही मुसीबत उसके गले पड़ने वाली है? CH-29 कॉस्मिक लिक्विड। ऑक्शन हॉल के अंदर सभी मेहमान आ चुके थे। सभी मेहमानों के हाथ में एक इलेक्ट्रॉनिक टैब दिया गया था जिस पर सभी नीलामी में बेची जाने वाली चीजों की लिस्ट फ्लैश हो रही थी। तभी सभी के टैब पर एक नोटिफिकेशन आया। सील ऑफ दक्ष एडेड सक्सेसफुली। उसके नीचे उसके चमत्कारिक फायदे और उस वस्तु का डिस्क्रिप्शन दिया गया था। उसकी शुरुआती कीमत 180 करोड़ रुपए रखी थी। जब सभी ने कीमत देखी तो सबका चेहरा उतर गया, लेकिन जब उसके चमत्कारिक फायदे देखे तो वे हैरान हो गए। वहां मौजूद कई लोगों को उस पर शक होने लगा। तभी कोई बोला, अरे इसे तो प्रोफेसर वर्मा ने जांचा है और उन्होंने इसे वैलिड बताया है। इसका मतलब यह एक सच में चमत्कारी सील है। तभी ऑक्शन हॉल के स्टेज पर शनाया अपने हुस्न का जलवा बिखेरते हुए चलकर आती है। उसे देखते ही सारा हॉल सिर्फ उसे ही देखने लगता है। तभी शनाया अपनी मादक नजरों से सबको देखती है और बोलती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सभी का इस ग्रैंड ऑक्शन में स्वागत करती हूँ। आज इस ऑक्शन में कई रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, साथ ही साथ कई रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। आज यहाँ कई स्पेशल आइटम बिकने वाले हैं, तो दिल थाम के बैठिए और दिल खोलकर बोली लगाए। क्या पता आपकी किस्मत चमक जाए और आपको आपकी पसंद की चीज आज मिल जाए। इतना कहकर उसने सभी ऑडियंस को एक बार फिर देखा और अपने ओठों से एक कामुक मुस्कान बिखेर दी। फिर वो उत्सुकता से बोली, आज के इवेंट का पहला आइटम है लेडी इन ब्लू का डायमंड नेकलेस, जिसे 12वीं शताब्दी में नीदरलैंड की रानी के लिए भारत से बनाकर भेजा था। इस हार पर की गई बारीक कारीगरी हाथ से की गई है और इसके जैसा इस दुनिया में कोई और हार नहीं हो सकता। इसकी कीमत सिर्फ 50 लाख रुपए है। आप अपनी बोली काम से काम 1 लाख से बढ़ा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का मोस्ट अवेटिंग इवेंट। तभी दर्शकों में मौजूद सभी लोगों ने अपनी बोली लगाना शुरू किया। धीरे धीरे बोली बढ़ने लगी और वह कीमत 1 करोड़ 40 लाख थक गई। ये हार आखिर में एक बिजनेस हाउस की मालकिन ने खरीद लिया। जब उसे वह हार हाथ में दिया तो वह आर्या की ओर देखकर घमंड से मुस्कुराए। इसे शौर्य ने भी नोटिस किया और आर्या को सवालिया नजर से देखा। आर्या ने आंखों से ही उसे इग्नोर करने कहा। उसके बाद कई वस्तुएं स्टेज पर आती गई और बोली लगती गई, लेकिन शौर्य को इसमें से एक भी वस्तु पसंद नहीं आई। यूं सारी वस्तुएं पुरानी थी, बस इसके अलावा इनमें कोई खास बात नहीं थी। तभी स्टेज पर अनाउंसमेंट हुई, दोस्तों अब जो चीज ऑक्शन के लिए आ रही है वह एक पत्थर है। इसमें क्या खास बात है यह तो उसके ऑनर को भी नहीं पता, लेकिन उनका कहना है कि ये एक उल्कापिंड है जो अंतरिक्ष से धरती पर गिरा है। तभी एक ट्रॉली पर रखकर एक फुटबॉल के आकार का पत्थर स्टेज पर लाया गया। शौर्य ने जब उसे ध्यान से देखा तो उसकी आंखें चमक गई। इस पत्थर के अंदर कुछ तो था जो शौर्य की कुंडलिनी शक्ति को स्टिमुलेट कर रहा था। शौर्य इसके बारे में जानना चाहता था। तभी सिस्टम की आवाज आई, होस्ट अपनी कुंडलिनी शक्ति को काबू में करो, वरना आसपास के लोग डर जाएंगे। और ये जो पत्थर तुम देख रहे हो वह एक खास पत्थर है। इसके अंदर कॉस्मिक लिक्विड प्रेजेंट है। अगर आपने उसे पी लिया तो आपका शरीर तुरंत ही वज्र से भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। जब शौर्य ने ये सुना तो उसने तुरंत ही फैसला कर लिया और उसकी कीमत देखी तो पाया कि उसकी शुरुआती कीमत सिर्फ 10 लाख थी। तो उसने तुरंत 20 लाख की बोली लगा दी। तभी जो अभी तक बोली लगाए या नहीं यह सोच रहे थे, उन्होंने शौर्य की ओर देखा और हंसने लगे। उनके हिसाब से शौर्य एक बच्चा था और उसे क्या ही मालूम इस उल्का के बारे में। तभी शनाया के चेहरे पर एक शरीर मुस्कान आई और वह बोली, दर्शकों क्या हुआ? क्या आप नहीं इस अंतरिक्ष के मेहमान को अपने घर ले जाना चाहते? ऐसा मौका आपको फिर नहीं मिलेगा, चलो बोली लगाना शुरू कर दो। शौर्य भी समझ गया कि शनाया क्या चाहती थी। शनाया के लिए जितनी ज्यादा कीमत उतना ज्यादा प्रॉफिट था। धीरे धीरे एक एक करके सभी लोगों ने बोली लगाना शुरू किया। जब कीमत 50 लाख तक गई तो उसके ऊपर कोई बोली नहीं लगा रहा था, तो शौर्य ने कहा, मेरी ओर से 52 रुपए। इतना कहकर उसने टैप पर टैप किया और उसकी बोली अंतिम बोली बन गई। आर्या, जिसे अभी तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वह हैरानी से शौर्य की ओर देखने लगी थी। आर्या के घूरने की वजह से शौर्य मुड़ा और बोला, मुझे इतना भी मत देखो कि अपना होश गवा बैठो है। हुस्न वालों, इतना ही देखने का शौक है तो हमारी फ्रेम ही बनवा लो। जब शौर्य का ये घटिया सी शायरी आर्या ने सुनी तो वो खुद को हंसने से रोक नहीं पाई और बोली, पागल लड़का। तभी उस उल्कापिंड को उनके पास लाया गया। शौर्य ने उसे अपने हाथ में पकड़ा और ध्यान से देखा।
कुछ देर बाद उसने टेबल पर से एक खाली कांच का जार उठाया और उसके ऊपर उस उल्का को रखा। फिर शौर्य ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके सारा कॉस्मिक लिक्विड उस जार में निचोड़ लिया। आर्या ने देखा कि पूरा जार एक चांदी के जैसे चमकदार तरल से भर रहा है। वह हैरान हुई और बोली, ये क्या बला है शौर्य, तुमने इसमें से ये द्रव कैसे निकाला? शौर्य ने जब यह सुना तो वह मुस्कुराया और बोला, ये एक कॉस्मिक लिक्विड है, ये एक स्पेस की शक्ति का लिक्विड फॉर्म है। इसे अगर तुमने एक बूंद भी पी लिया तो तुम्हारे अंदर 10 हाथियों की ताकत आ जाएगी। जब आर्या ने ये सुना तो वह हैरान रह गई। तभी शौर्य ने उस खाली उल्का को टेबल पर रखा और उस जार को हवा में ही गायब कर दिया। अब इसे देखकर आर्या और चौंक गई। तभी शौर्य उसे बोला, अभी कुछ मत पूछना, मैं तुम्हें ऑक्शन के बाद सारी बातें बताऊंगा। आर्या ने भी हाँ में अपना सिर हिलाया और वह चुप हो गई। इधर ऑक्शन बड़े ही जोर शोर से आगे बढ़ रहा था। आखिर में उसके ब्लड जेट सील की बारी आई। तभी एक आदमी बोला, क्या हम इस ब्लड जेट सील का चमत्कार अपने आंखों से देख सकते हैं? तभी शनाया बोली, हाँ, पर उसके लिए ये मंत्र आपको पढ़ने आना चाहिए। अगर आप इसे नहीं पढ़ पाए तो फिर ये आपके किसी काम का नहीं। हाँ, अगर यहाँ कोई है जिसने ये मंत्र पहले ही सिद्ध किया हुआ है वह इसे आजमा सकता है। सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। तभी एक बूढ़ा आदमी उठा और बोला, बेटा, मैंने इसे पहले ही सिद्ध किया है, क्या मैं इसकी शक्ति परख सकता हूँ? जी जरूर, प्लीज आप ऊपर आइए। शनाया ने उन्हें आदर से स्टेज पर बुलाया तो वह आदमी उस सील के पास गया और उसने एक चाकू उठाकर अपने हाथ में एक गहरा कट लगाया। उसके बाद उसने उस सील को हाथ पर पकड़कर मंत्र को आंखें बंद करके दोहराया। कुछ ही सेकंड्स में पूरी जख्म भर गई। जब लोगों ने ये देखा तो शोर मचाना शुरू किया। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये भाषा सीखकर इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद इसे इस्तेमाल कर पाऊंगा। बस मुझे यह सील चाहिए। कुछ ही मिनटों में बोली 150 करोड़ से लेकर सीधा 500 करोड़ तक गई, लेकिन वह रुक नहीं थी। इतनी देर से जो परिवार के प्रतिनिधि अपने से बड़े परिवारों की इज्जत कर रहे थे, अब उन्होंने वह सब छोड़ दिया और एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। कुछ लोगों ने तो अपनी पूरी प्रॉपर्टी दांव पर लगा दी। क्या होगा ऑक्शन में आगे? क्या शौर्य बताएगा अपना राज आर्या को? क्या शौर्य सच में इसे बेच पाएगा या हो जाएगी कोई गड़बड़? CH30 करोड़पति से करोड़पति। यहाँ अंदर ऑक्शन हाउस में हंगामा मचा हुआ था। शनाया जो बढ़ती कीमतों के साथ और एक्साइटेड होकर बोल रही थी, वहीं बाहर सोशल मीडिया पर अचानक हंगामा मच गया। किसी ने यह पूरा इवेंट उस सील के चमत्कारिक इफेक्ट को दिखाते हुए रिकॉर्ड करके पोस्ट किया और बाकी का इवेंट लाइव स्ट्रीम कर दिया। इस वजह से पूरे इंटरनेट पर खलबली मची हुई थी। तभी यह पोस्ट किसी बड़े बिजनेस हाउस के नजर में आए और उनका रिप्रेजेंटेटिव तुरंत ऑक्शन हाउस में आया। उसने अपनी बोली सीधे 650 करोड़ कर दी। यह बोली सुनकर वहां मौजूद लोग चुप हो गए। तभी एक और आदमी सूट पहने हुए अंदर आया और बोला, राजावत परिवार 800 करोड़ की बोली लगता है। तभी दूसरी ओर से आवाज आई, सिसोदिया परिवार 900 करोड़ की बोली लगाता है। 1000 करोड़ की बोली गायकवाड़ परिवार की ओर से, 1200 करोड़ की बोली राठौड़ परिवार की तरफ से, 1500 करोड़ ओबरॉय कॉरपोरेशन की तरफ से, 1800 करोड़ रायजादा परिवार की तरफ से। तभी आवाज आई, 2000 करोड़ डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। ये सुनते ही किसी और ने बोली नहीं लगाई। आखिर अगर ऐसी चीज आर्मी को मिल जाए तो फिर घायल लोगों को जल्दी ठीक किया जा सकता था और देश की सुरक्षा इन बड़े परिवारों की सुरक्षा थी। सभी ने अपने कदम पीछे लिए और एक आदमी यूनिफॉर्म पहने एक सोल्जर स्टेज पर आया। उसने अपने हाथ में लाया ब्रीफकेस खोला और उसके अंदर रखे एक स्पेशल लैपटॉप से 2000 करोड़ ऑक्शन हाउस के नाम पर ट्रांसफर कर दिए। शौर्य ने जब ये देखा तो वह मन ही मन में खुश हुआ और उसने शनाया को कहकर उस आर्मी ऑफिसर से मिलने की इच्छा जताई। इसी इवेंट के साथ पूरा ऑक्शन इवेंट खत्म हो गया। शौर्य और आर्या इसके बाद अपना पेमेंट क्लियर करने शनाया के पास आए। तभी उसके साथ वह आर्मी ऑफिसर खड़ा था। शौर्य ने सबसे पहले जाकर उससे हाथ मिलाया और अपना परिचय करवाया। उस ऑफिसर ने भी अपना नाम बताकर अपने रैंक के साथ अपना परिचय करवाया। उनका नाम राघव शेरगिल था और वह स्पेशल फोर्सेज में एक मेजर थे। शौर्य ने शनाया की ओर देखा और कहा, श्रीमती शनाया, क्या आप आर्मी द्वारा दिए गए सारे पैसे वापस कर सकती है? आप चाहे तो आपका जो भी कमीशन होगा निकाल कर रख सकती है। जब शनाया और राघव ने ये सुना तो वह दोनों हैरान होकर शौर्य को देखने लगे। तभी शौर्य बोला, ये सील मेरी थी और मैं इसे देश के आर्मी के लिए एक गिफ्ट की तरह देना चाहता हूँ। मैं अपने देश की रक्षा करने वाले लोगों से पैसे कैसे ले सकता हूँ?
शौर्य की बात सुनकर आर्या ने भी उसका साथ दिया। तभी मेजर गौरव बोले, मिस्टर शौर्य, मैं आपके भावनाओं को समझ सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे लिए ये एक मिलिट्री कमांड थी और मुझे कीमत बढ़ाने की परमिशन थी, पर घटाने की नहीं थी। शौर्य भी उनकी बात समझ गया तो उसने अपनी जेब से 2 बोतलें निकाली जिनमें एक नीले रंग का लिक्विड था। शौर्य ने एक बोतल राघव को दी और बोला, राघव सर, मैं आपकी बात समझ सकता हूं, पर मुझे अपने देश की तरफ से पैसे लेना अच्छा नहीं लग रहा। इसी बात पर मैं आपको ये लिक्विड देना चाहता हूं। चिंता मत कीजिए, ये सिर्फ एक एनर्जी वाटर है। इसे पीने के बाद आपके शरीर में ताकत की मात्रा बढ़ जाएगी और आपके अंदरूनी घाव भर जाएंगे। इसे आपको मेरे सामने पीना होगा। जब राघव ने ये बात सुनी तो उसने एक झटके में सारी बोतल खाली कर दी। कुछ ही देर में उसका शरीर गर्म हुआ और फिर उसका अंदरूनी चोटों का दर्द गायब हो गया। उसकी ताकत पहले से कई गुना बढ़ गई। ये सारे बदलाव देखकर राघव बहुत खुश हुआ और बोला, मिस्टर शौर्य, आप तो कमाल के इंसान हैं। ये पानी जो मैंने पिया इसने मेरे सारे घाव ठीक कर दिए। जिस चोट की वजह से मैं अगले महीने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने वाला था, वो गायब हो गई है। सच में आप तो जादूगर निकले। शौर्य ने बेपरवाही से अपना हाथ हिला दिया और बोला, अगर ये लिक्विड आपके शरीर पर काम करता है तो ये सभी के शरीर पर काम करेगा। मैं आपके आर्मी को ऐसी 1000 बोतल हर महीने दे सकता हूं, लेकिन ये एक बिजनेस होगा और सैंपल के लिए आप ये बोतल साथ ले जा सकते हैं। इतना कहकर दूसरी बोतल शौर्य ने उसके हाथ में दे दी। तभी शौर्य को कुछ याद आया। अपनी कमर के अंदर वाले हिस्से से एक खंजर निकाला। ये दिखने में कार्बन स्टील की तरह था, लेकिन वह कार्बन स्टील नहीं था, मगर उससे भी ज्यादा मजबूत मेटल का बना हुआ था। उसके धार वाले हिस्से पर एक हरी रोशनी चमक रही थी। शौर्य ने उस चाकू को टेबल पर रहे सेब पर रखा और वह सेब तुरंत गल गया। ये देखकर राघव बुरी तरह हैरान हो गया। तभी शौर्य बोला, आप सेना में एक मेजर है, तो अगर आपकी नजर में कोई ऐसा होनहार सैनिक हो जो इसके लायक हो तो उसे ये अवार्ड के तौर पर दे देना, और मुझे इसके कोई पैसे नहीं चाहिए। जब राघव ने ये सुना तो वह शौर्य से बहुत इम्प्रेस हुआ। उसने तुरंत सारी चीजें अपने बैग में रखी और वहां से चला गया। इधर शनाया छोटी बच्ची की तरह शौर्य को घूर रही थी, तो शौर्य ने उसे हल्की आंख मार दी और आर्या की ओर मुड़ गया। शौर्य की इस हरकत को सिर्फ शनाया ने देखा था। तभी शनाया बोली, मिस्टर शौर्य, मैंने आपके उसूल का पिंड के 52 लाख रुपए और मेरा कमीशन निकलकर बचे हुए 1870 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। शौर्य के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आई और वह आर्या को देखते हुए बोला, आर्या देखो, मेरे पास तुम्हारे कंपनी के टर्नओवर के 50 गुना ज्यादा पैसा है, तो क्या कहती हो कल ही कर ले शादी। तभी आर्या का चेहरा लाल हो गया और उसने इतराते हुए कहा, पहले अपनी उम्र तो हो जाने दो, अभी हम दोनों 20 साल के हैं, हम शादी तो इतनी जल्दी नहीं कर सकते। पागल लड़के, तुम्हें इतनी भी क्या जल्दी है, और हमारी बात बिजनेस करके पैसे कमाने की हुई थी, ना कि चीजें बेच के कमाने की, समझे। अब इन पैसों से अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करो, फिर मेरे कंपनी के साथ प्रॉफिट में कंपैरिजन करना, समझे। शनाया भी इस बात पर हंस पड़ी और कुछ नहीं बोल पाई। इसके बाद शौर्य और आर्या ऑक्शन हाउस से बाहर आने लगे। तभी एक औरत और एक आदमी उनके सामने आए, जिन्हें देखकर आर्या थोड़ी सहम गई। शौर्य ने जब इन दोनों को देखा तो उसे कुछ याद आया और अपने मन में बोला, ये तो वही है ना जो लोग सिया को कॉलेज में परेशान कर रहे थे। फिर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। अब क्या करने वाला था शौर्य इन दोनों के साथ? क्या शौर्य इन्हें सिया को परेशान करने के लिए सबक सिखा पाएगा? इन्हें देखकर आर्या क्यों सहम गई थी? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर।